मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में है। वह भी सिसोदिया की तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की उम्मीद में है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से रजिस्ट्री को एक ईमेल भेजने को कहा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अभिषेक सिंघवी से कहा, आप पहले एक ईमेल भेजें, मैं इसको देखूंगा। बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ही मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत दिलाई है। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिंघवी ने अदालत के सामने ऐसी सॉलिड दलीलें रखी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों जमानत दे दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए भिड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है या अवैध थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले के संबंध में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। उसने 29 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी दिन सीबीआई ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। इस बीच अदालत ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। दोस्तों, 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंतन मनन किया। टाइम ही टाइम था, यहाँ तो आप लोग टाइम देते नहीं हो, वापस आ गया हूँ, फिर टाइम नहीं दोगे। खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सरकारों के ऊपर खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था मैं। और कई लोगों ने भेजी, बाई पोस्ट किताबें भेजी आप में से कई लोगों ने, भाई साहब ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। तो यहाँ वहाँ भी नहीं छोड़ते थे, बोले काम पे लगाए रखेंगे। करीब करीब मैं समझता हूँ 300 की किताबें मैंने पढ़ी वहाँ पे। हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती थी। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा, मैं गीता लेके गया था। और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न थे कि यार भगवान, मैं तो स्कूल ही तो बनवा रहा था, मेरे को जेल क्यों भेज दिया? मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी कि मैं दिल्ली के बच्चों के लिए दिन रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे आईआईटी में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं। क्या मैंने भगवान से पूछा अंदर आंख बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा गीता पढ़, पता चल जाएगा। अंदर से आवाज आई और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मिल गया। मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहां कोई उसकी बात कर रहा हूं। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत झांकता है। बहुत सवाल उठते थे मन में, और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की। सब में से पढ़ पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, और मेरा इरादा और फर्म होता गया। आप और हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहां पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है
तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 17 महीने में, उससे पहले कि अपने काम, आप सबके काम और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटाऊं और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटाऊं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो। इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं, तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, तो महाजुमलेबाज होगा, नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही, जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पे काम किए हुए। Mineral Area Development Authority versus Steel Authority of India, the 9-judge bench of this court answered the questions referred in terms of the conclusions arrived at by the majority. In the process, the judgment overruled India Cement Limited versus State of Tamil Nadu, and subsequent decisions of this court were relied on it. After the pronouncement of the judgment, counsel for the assessees submitted that the judgment may be given prospective effect. Therefore, the proceedings were listed for hearing submissions on whether or not the judgment should be given prospective effect. We have referred to the submission to the learned counsel, and the conclusion is the submission, I called the judgment MADA because, just as a short form, the submission that MADA should be given prospective effect is rejected, bearing in mind the consequences that would emanate from the past period. The following conditionalities are directed to prevail. A, while the states may levy or renew demands of tax, if any, pertaining to entries 49 and 50 of List 2 of the 7th Schedule, in terms of the law laid down in the decision in MADA, the demand of tax shall not operate on transactions made prior to 1 April 2005. B, the time for payment of the demand of tax shall be staggered in installments over a period of 12 years, commencing from 1 April 2026. C, the levy of interest and penalty on demands made for the period before 25 July 2024 shall stand waived for all the assets. We have basically we have said no interest, no penalty. Demands not before the date of Keshwaram. We have taken the financial year after Keshwaram without referring to it. Grateful. And third, interest and penalty will be waived. Grateful. And staggered payment over 12 years. Grateful. Lord, one declaration remains, my lords. Yes. In view of this, my lord, now the act should be declared to be valid, my lords. Nothing remains because unless the acts are declared to be valid, we can't collect, my lord. But that will depend on. Maybe Other challenges. So the other request is, my lord, that the matters may be listed at the earliest possible, my lord. That of course will. I'll do it. Because it has been pending since very long time, my lord. That we will do it. There are, my lords, other matters. And from, We don't know. and from, It will have to be looked into. So no, I appreciate. So it may be listed at the earliest, my lord. 2005. In some cases, for example, UP Military already been upheld by the High Court and your Lordship's Court in Ekeshwaram. So there is no It's to striking be down argued so far as before UP is regular concerned. benches. my lord. That's- This order will be signed, of course, by 8 learned judges. Sister Justice Nagaratna will not be a party to this order because, my sister had dissented in the main judgment. Correct. Because this is an order on the state, so naturally this has to be an order of 8 judges. But silence is acceptance, my lord. I'm sorry for this indiscreet statement. Monam Svikara Lakshanam. In this case is a reiteration of what I have said. Yes. There are, my lords, other analogous matters challenging surface rent, etc., which are not part of this batch.
those matters are also very, Lords, pending since quite some time. So what you can do is maybe the solicitors junior and all of you can sit together and give us a bifurcation, which are the matter. Then I'll immediately have a I'll pass an order on the administrative side listing these matters so that for early exposure, this we are pending for so long. Chief, We shall do that. ROP could be drawn, saying In view of the dissenting opinion by Honorable Justice P.V. Nagaratna in the main matter, the proceedings are being signed by the 8 judges forming a part of the majority. Lordship. Obliged to Lord. I'm grateful. Please, I'm sorry for the impertinence. reminder, right time. I thought it will come from my Lord Justice Roy. There's always room for hope. I was hoping that I'll persuade Sister Nagaratna even now. Thank you all. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।